बायोटेक्नोलॉजी है ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी इस सिलेबस के अंदर जो एमडी कैड का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला जो बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है कि इसी तरह क्लोनिंग ऑफ जीन है। अब क्लोनिंग ऑफ जीन जो है बेसिकली कॉपीज प्रोड्यूस करना का प्रोसेस का नाम है, और इसके दो मेथड, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर। इसी तरह हम ये देखेंगे कि जब क्लोनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद इसको यूज कहाँ पे किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए करवाए जाते हैं। देन अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो ये हम एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी पर्पज के लिए करवा रहे होंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि बायोलॉजी को ह्यूमन के लिए या ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे यूज किया जाए, तो उसके लिए हम ह्यूमन जीन ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब ये देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम किस तरह से हेल्थ केयर के अंदर यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी जो डिजीजेज हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है। देन हम ये देखेंगे कि जी डायग्नोसिस के बायोटेक्नोलॉजी को हम डिजीज की डायग्नोसिस में कहाँ कहाँ पे यूज करें। इसी तरह अब हम आगे देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए या बायोलॉजी को यूज करते हुए हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, कौन कौन सी डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया है या उनका इलाज हमने किया, ठीक है। और इलाज किस तरीके से किया है उसको हम कहते हैं जीन थेरापी। अब जीन थेरापी जो है वो ह्यूमन के लिए है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है वो आउटले है जो आपके सिलेबस को डिफाइन करता है। अब हम वन बाय वन जो है वो उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारे पास है वो बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके की कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है जो है दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ये एक ऐसी फील्ड है, ठीक है जी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनके प्रोसेसेस को, ठीक है जी, उनके सेल्स को, उनके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है जी, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा बेटा जी, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है वो सारी की सारी किसके लिए है, इंसान की भलाई के, ठीक है। तो इसी तरह हम बायोलॉजी को यूज कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ऐसी जो है वो डायग्नोसिस टेक्निक को डेवलप करने के लिए जिनका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा, ह्यूमन बीइंग। अब एम क्या है, अगर हम इसका एम देखते हैं तो एम बेसिकली क्या है कि प्रोड्यूस करनी है ऐसी प्रोडक्ट्स जो अल्टीमेटली फायदा किसको देती है, ह्यूमन को, ठीक है, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो टेक्निक यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या कि हम डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक डीएनए प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक सब ब्रांच है जिसका काम क्या है
कि जी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है या उनका जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली उसको मैनिपुलेट किया जाता है किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि जीन क्लोनिंग किस तरह से होती है, ठीक है, और क्यों करते हैं। अब जीन क्लोनिंग है क्या? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। अब ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं मल्टीपल कॉपीज डीएनए की, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हम एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसको बॉडी से बाहर कर रहे होते हैं। मीन की एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉपीज डीएनए की प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? कि हम इसको यूज कर सकें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, या हम इसको यूज कर सकें प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। हम ये जो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इसका हम डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट जो है वो सिनेरियो में डिफरेंट तरीकों से हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के अंदर। इसी तरह हम जब मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी जीन की, जैसा कि इंसुलिन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जी हम जीन को क्लोन करते हैं, कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, वही जीन फिर फर्दर जो है वो आगे यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन या इंसुलिन प्रोटीन, जो कि यूज होता है कहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज के अंदर। अब हम ये करते कैसे, ठीक है, तो इसके दो मेथड है। एक तो हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और दूसरा जो इसका मेथड है वो है जी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये दो मेथड यूज करने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की या किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को, प्लांट्स को, यीस्ट को यूज कर रहे होते हैं। उस सेल के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, फिर हम उसको वहां से आइसोलेट करते हैं। और पीसीआर जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, ये बेसिकली एक मशीन के अंदर होता है, ठीक है जी, जिसे हम थर्मल साइक्लर का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये थर्मल साइक्लर जो है ये वही सारा कुछ यूज कर रहा होता है जो कि एक सेल यूज करता है, लेकिन होता क्या है कि ये एक मशीन के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है और ये एक रोबस्ट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एक ही प्रोसेस के अंदर या एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो एक फ्रेगमेंट की प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं कि जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो कि पहला तरीका है जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, वो है क्या। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीटी बेसिकली है क्या, एक टेक्निक है टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है वो
कब बनता है और कैसे बनता है, हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि जी रिकम्बिनेंट डीएनए जो है इट्स डीएनए प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। अब डिफरेंट सोर्सेस का क्या मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है जिनको हम आपस में कंबाइन करते हैं और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनती है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। इसको हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पर्पस क्या है, क्यों बनवाते हैं, ठीक है जी, ताकि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम यूज कर सके। अब यूज कैसे होता है कि या तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर लें या फिर उससे कोई प्रोडक्ट। तो हमारा पर्पस होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इन दो पर्पस के लिए यूज करते हैं कि उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा लें या फिर हम उसकी से प्रोडक्ट बनवा सकें। अब हम देखते हैं कि जी स्टेप्स कौन कौन से हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के। अब सबसे पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट है। डेफिनेटली जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हम कौन सी चीज बनवाना चाहते हैं, किसकी कॉपी करवाना चाहते हैं, तो तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि वो जीन जिसकी हम या तो कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं या जिसकी हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब कॉपीज बनाने के लिए उसमें एग्जांपल है जैसा कि आप हेपेटाइटिस, ठीक है जी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। इनको जब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली कहाँ पे होता है, पीसीआर मशीन के जरिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ। इसी तरह प्रोडक्ट बनवाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि इंसुलिन जीन है, इसी तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इनको प्रोड्यूस करवाने। अब आते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको भी आइसोलेट करने के मल्टीपल है कि हम इसको पीसीआर के जरिए भी आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम मैसेंजर आरएनए के जरिए भी बना सकते हैं। अच्छा जी, फिर अब ये जो जीन हमने आइसोलेट किया है किसी भी मेथड से, उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर के अंदर लाइगेट करते हैं, ठीक है। तो जब जीन प्लस वेक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इस प्रोसेस के अंदर जो पहली सक्सेस होती है, जो पहली प्रोडक्ट होती है, वो क्या होती है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना, जो कि बहुत ही लेबोरियस और टफ वर्क है, ठीक है। तो अगर आप रियल लाइफ ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये वेक्टर, ये एंजाइम, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कुछ चाहिए होगा और फिर उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना। अब रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के डीएनए जो है वो कंबाइन हो चुके हैं, जैसा कि एक वेक्टर है और एक क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि इंसुलिन। अब वेक्टर कहाँ से आता है, वो किसी बैक्टीरिया का हो सकता है, किसी फंगस का हो सकता है, ठीक है। तो हमने दो डिफरेंट क्या किया, डीएनए को आपस में कंबाइन किया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। कि आपने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बना लिया लेकिन हम इसकी कॉपीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम इसकी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई होस्ट सेल चाहिए जहां पर जाकर ये मल्टीप्लाई कर सके, जहां पर जाकर ये क्या करे, अपनी प्रोडक्ट बना सके। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है होस्ट सेल की, वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो डिलीवर करवाते हैं इसको, रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में,
अब बेसिकली वो होस्ट सेल, या हम उसे क्या कह सकते हैं, होस्ट सिस्टम कह सकते हैं। जैसा कि कोई बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, इकोलाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, कोई प्लांट है जैसा कि अरेबिडोप्सिस है, कॉटन है, मेज है, इसके अंदर हम उनके सेल्स के अंदर इसको एंटर करा। अब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए एंटर हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्क्रीनिंग करना। क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए की क्वांटिटी होती है बहुत कम। तो जब हम सोल्यूशन के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, रैंडमली किसी भी सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो एंट्री के बाद हमने ये देखना है कि किस सेल के अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए गया है और कौन सा सेल जो है वो उसके बगैर है। तो उसकी स्क्रीनिंग को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। यानी कि जिस सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर हो चुका है, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल। जो कि अब सिलेक्शन जो होती है वो मार्कर के जरिए होती है, ठीक है। अब वो मार्कर क्या होते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इस सेल के अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। जैसा कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, या फिर वो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन मौजूद हो सकती है, इसका जो है वो जीन मौजूद हो सकता है जो ग्लो करता है। इसी तरह एक्स गवाल हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या है, मार्कर्स है हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा सेल जो है, बैक्टीरिया जो है, जो का सेल है, वो टेकअप कर चुका है रिकम्बिनेंट डीएनए को, अब इसके अंदर एंटर हो चुका है। तो जो बाकी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं हुआ होता, वो क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया, या तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रांसफॉर्म सेल को क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर हमें इसकी प्रोडक्ट चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्रेशन करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास सेल के अंदर क्या एंटर हो चुका है, रिकम्बिनेंट डीएनए। मैं यहाँ पर आर डीएनए से इसको रिप्रेजेंट कर, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, उस सेल के अंदर जाकर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए आगे जाकर क्या बनाएगा, तो जो प्रोटीन है बेसिकली दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये अलग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये सारे का सारा प्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर जब ये प्रोटीन बन जाती है तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको भी वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वही प्रोटीन है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसका ऐसे परफॉर्म किया जाता है, और देन अगर ऐसे हमारा पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि हमें पता लग जाता है कि हमारा सेल जो है वो प्रोटीन बना रहा है, तो फिर हम उन सेल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, एक बड़े से रिएक्टर के अंदर, एंड देन फिर उस प्रोटीन की क्या होती है, हम प्यूरिफिकेशन। और यही प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट जो होती है वो मार्केट में आती है, जैसे कि इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जी ये देखेंगे हमारा डीएनए, ठीक है, ये डीएनए मौजूद है। अब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि जी इस डीएनए को हम काटते, क्या करते हैं, काटते, किसके जरिए काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के। अब ये याद रखना है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास प्लाज्मा जो कि एक वेक्टर का काम करता है, इसको भी और डीएनए को भी हम सेम एंजाइम से कट करेंगे ताकि आपस में लाइगेट हो सके, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। अब फॉर एग्जांपल हमने इसका इतना पोर्शन डीएनए का जो है वो कट, इन दोनों को, इस वेक्टर को और इस पोर्शन ऑफ डीएनए को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट
डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए देन एंटर किसमें होता है, होस्ट सेल, जैसा कि बैक्टीरिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब वो होस्ट सेल क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लियर है। तो ये एक छोटा सा जो है वो डायग्रामेटिक आउटले है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम आगे देखते हैं कि जी रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कितने मेथड है इसको आइसोलेट। पहला जो मेथड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके जरिए करते हैं, तो हम पीसीआर के जरिए भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। इसके जरिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तब होगा जब आपको उस जीन के उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पता, नाउन सीक्वेंस होगा, फिर आप उसको पीसीआर के जरिए ले पाएंगे। दूसरा जो मेथड है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए। यहाँ पे भी आपको क्या होगा, उस सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तीसरा जो मेथड है वो किसके जरिए है, वो हम देखते हैं कि जी मैसेंजर आरएनए से हम किसी भी जीन को बना सकते हैं। यानी कि मैसेंजर आरएनए किसमें कन्वर्ट होता है, डीएनए के अंदर। और आप लोगों को पता होगा कि आरएनए का डीएनए में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है, मेथड है, जिनके जरिए हम क्या करते हैं, जीन को आइसोलेट कर सकते हैं। आइदर वो पीसीआर हो, रिस्ट्रिक्शन हो या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमारा पर्पस क्या है कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हासिल कर। देन हम देखते हैं कि अब जो जीन है इसको इंसर्ट हम करते हैं वेक्टर के अंदर। अब वेक्टर बेसिकली क्या, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये क्या है, इट्स अ मॉलिक्यूलर कैरियर। और ये काम क्या करता है, ये डिलीवर करता है जीन को होस्ट सेल में। अगर ये नहीं होगा तो जीन ऑफ आइसोलेट जो हमारे पास है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्या करता है, किसी भी गाड़ी की तरह काम करता है कि वो अपने पैसेंजर को जिस तरह लेकर किसी भी मुकाम तक पहुंचता है, किसी भी एड्रेस तक पहुंचता है, सेम वही काम क्या कर रहा होता है, ये वेक्टर करता है कि ये अपने अंदर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करवाता है एंड देन वो कहाँ पे चला जाता है, होस्ट सेल के। अब हर होस्ट सेल के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर यूज करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर यूज होते हैं वो दो तरह के। अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने कहा था कि या तो हम इसकी कापीज प्रोड्यूस करवाते हैं या इससे प्रोडक्ट करवाते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो सिर्फ क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, किसकी, जीन की, उससे हम क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते, सिर्फ इसका काम क्या है कि जी मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करें। जैसा कि PBR 322 है या PUP19 है, ये सारे, ये दोनों क्या है, ये क्लोनिंग वेक्टर। दूसरे जो टाइप के वेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर। अब ये जो एक्सप्रेशन वेक्टर हैं ये क्या करते हैं कि जी जीन से उसकी प्रोडक्ट बनवाने का काम। जब ये जीन से प्रोडक्ट बनवाने का काम करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है ये स्पेसिफिक है। अब अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं तो किसी भी होस्ट सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर की तादाद जो होती है वो मल्टीपल कॉपीज है। यानी कि एक सेल के अंदर एक वेक्टर जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो मौजूद हो। जबकि अगर हम एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करते हैं तो इनकी क्वांटिटी क्या होती है, ये ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा। अब जब हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो अब हम क्या करते हैं, इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के
क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, तो उसके 3 डिफरेंट मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है कि जी जो नेकेड डीएनए है वो बैक्टीरिया जो अपने एनवायरनमेंट से टेकअप करता है, ठीक है, बैक्टीरिया टेकअप नेकेड डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट, कि जी जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसा कि कोई सोल्यूशन है, कोई फ्लूइड है, उसके से वो अपनी डीएनए। अब ट्रांसफेक्शन जो है ये क्या होती है कि बैक्टीरिया ट्रांसफर, बैक्टीरिया से डीएनए जो है वो किसी वायरस के जरिए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ठीक है, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ इनटू बैक्टीरिया, इसके जरिए वायरस। अब वो वायरस कौन सा हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने स्टेजेस के बारे में क्लियर। तीसरा जो मेथड है इंट्रोडक्शन का वो क्या है, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या होती है, इसमें ट्रांसफर होता है डीएनए इसके अंदर इनटू मेमेलियन सेल, ठीक है जी, किसका यूज करते हुए, नॉन वायरल मेथड को। अब नॉन वायरल मेथड कौन सा हो सकता है, माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन हो सकता है। तो हम इन मेथड को यूज करते हुए जब ही डीएनए को अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री डीएनए जो है वो किसी भी होस्ट के अंदर जब एंटर करवाया जाता है तो उसके मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है, और ये 4 डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म है। पहला है फिजिकल, फिजिकल के अंदर जो पहला मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन, कि हम क्या करते हैं कि जी हम ग्लास नीडल के जरिए डीएनए को एंटर करवाते हैं किसके अंदर, किसी भी कोशिश सेल के अंदर, जैसा कि एनिमल सेल। इसी तरह बायोलिस्टिक जो है ये दूसरा मेथड है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जीन गन को यूज करते हैं और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो अटैच होता है या कोटेड होता है किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपिक गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल। तो इनको हम बुलेट की तरह यूज करते हैं। तीसरा मेथड जो है वो इलेक्ट्रोपोरेशन है, कि हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और होस्ट सेल्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस मेथड के जरिए हम किसी भी सेल के अंदर जो है वो डीएनए को एंटर करवा सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है वो हमारे पास है केमिकल। अब इसमें पहली जो हमारे पास एग्जांपल है वो कैल्शियम फॉस्फेट को ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, सिर्फ मेमेलियन सेल्स के अंदर। और सेकेंड है लाइपोफेक्शन, जो कि मेमेलियन सेल के अंदर यूज होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जी लाइपोसोम्स उनको यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तीसरा मेथड है डेक्स्ट्रॉन मेथड, जो है ये भी मेमेलियन सेल के अंदर यूज होता है, ठीक है, ह्यूमन सेल्स है, उनको जब भी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम केमिकल मेथड जो है वो ये 3 स्पेसिफिक यूज करते हैं। अब बायोलॉजिकल या वेक्टर मेथड के अंदर जो आता है उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास है वायरल ट्रांसडक्शन। अब वायरल ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम वायरस को यूज कर रहे होते हैं, तो वो वायरस क्या करता है कि जी डीएनए को ट्रांसफर करवाता है कहाँ पर, उस सेल के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जी बैक्टीरियोफेज में वो ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, उस बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है,
ये प्लाज्मिड जो है वो यूज किया जाता है और वो क्या करता है कि हमारे डीएनए को, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया हुआ है, उसको अपने साथ एंटर करवाता है। लास्ट में हमारे पास है फिजियोकेमिकल मेथड, ठीक है जी, जो कि उसके एग्जांपल हमारे पास हीट शॉक है। ये हीट शॉक मेथड जो है ये आप लोगों के ने पढ़ा होगा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर रहे होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्या करता है कि वो पोर्स प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हम हीट को भी यूज कर रहे हैं। तो ये जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे किसके लिए यूज होते हैं, किसी भी सेल को ट्रांसफर करना, किसी भी सेल को टेकअप जब हमने करवाना होता है, एंटर करवाना होता है, तो इसमें से हम कोई भी मेथड यूज करते हैं और वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो होस्ट सेल कौन सा, अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल या हमारे पास टेक्निक या टेक्नोलॉजी कौन कौन सी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमने प्लाज्मिड जो है या रिकम्बिनेंट डीएनए किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा लिया है, तो हम उसकी सिलेक्शन कर कि जो पॉजिटिव सेल है उसको हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो आइसोलेशन या सिलेक्शन जो होती है वो हम मार्कर के जरिए कर रहे हैं। उनको क्या कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी ये आइडेंटिफाई करवाते हैं, ये हमें सिग्नल देते हैं कि ये सेल के अंदर, जिसकी एग्जांपल क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है जो कि पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रखता था, अगर उसके अंदर हमारा ऐसा वेक्टर एंटर होता है जिसमें रेजिस्टेंस का जो है वो जीन मौजूद है, तो फिर वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस एंटीबायोटिक को डिग्रेड करने की सलाहियत जो है वो हासिल कर लेता है और फिर वो ग्रो करना चाहता है। इसी तरह एक्स डॉल है, ये ब्लू व्हाइट कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर जीन इंसर्ट हो गया है तो वो व्हाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो ब्लू प्रोड्यूस। थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। तो जब भी हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए वो सेल के अंदर जाता है, प्लांट सेल के अंदर जाता है, तो वो हमें ग्रीन फ्लोरेसेंस देना स्टार्ट करता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारा सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जी हमने जो प्लाज्मिड यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस वेक्टर के अंदर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमने लाइगेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये एक जीन मौजूद है जो किसका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब अगर हम ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा देते हैं तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जब हम इस बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक मौजूद है, तो यहाँ पर सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास मल्टीपल जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें से सर्वाइव वही करता है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हम हमारे सेल के अंदर जब ये प्लाज्मिड एंटर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन। अब एक्सप्रेशन जो है वो रिकम्बिनेंट जीन का हमने पढ़ा था कि जी दो तरह से हो सकता है कि या तो वो कॉपीज प्रोड्यूस करवाए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाए। यहाँ पर हम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को देख रहे हैं। अब होस्ट सेल जो है, ठीक है, वो कौन सा हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो यीस्ट भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेक्टर, क्लियर है। फिर अब वहां पर उस सेल के अंदर जाकर क्या होता है कि वो वेक्टर जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, वहां पर क्या होती है, प्रोडक्शन होती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है वो हमने पढ़ा है कि जी उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए हमने इंसर्ट करवाया, उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर उससे क्या बनेगी, प्रोटीन की।
इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है किसी भी एक्सप्रेशन सिस्टम या एक्सप्रेशन सेल के। अच्छा जी, फिर जब प्रोटीन बन जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें अपने पर्पज के लिए, जैसा कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन और लाइगेजेस एंजाइम, जैसा कि हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा कि हम डीएनए को काटने के लिए जो एंजाइम यूज कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेसिकली क्या कहा जाता है, अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म में देखते हैं तो मॉलिक्यूलर सीजर का नाम है। अब इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो वर्नर और मैथ्यू ने 1960s के अंदर ये चीज देखी कि जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर जब वायरस अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, तो उनका डीएनए जो है वो डिग्रेड हो जाता है, और वो डिग्रेडेशन कैसी होती है, एंजाइमेटिक। फिर 1970s के अंदर हैमिल्टन ने, थॉमस ने और एंड ने क्या किया कि जी फर्स्ट एंजाइम जो है वो आइसोलेट। ठीक है, और एंजाइम कौन सा था, HIMA। क्लियर है। फिर 1971 के अंदर डैनियल नेथन ने क्या किया, इन एंजाइम को यूज किया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा जी, अब ये आइसोलेशन और यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से क्या हुआ कि हैमिल्टन को, थॉमस को, केंट को, डैनियल को, इन सब को कलेक्टिवली क्या मिला, नोबेल मेरा जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, इनकी इस रिसर्च की वजह से। अब हम आते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किस तरह के होते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एंडो और एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कैसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने के। अब जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ये कट करते हैं विद इन डीएनए। ठीक है, और जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं ये टर्मिनल से कट करते हैं। एक एंजाइम जो कि डीएनए को कहीं से भी काट सकता है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन से काट सकता है, उसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। और ऐसा एंजाइम जो टर्मिनल या डीएनए के सिरे से उसको काटना शुरू कर देता है उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। अब आते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, एंडोन्यूक्लियसेस है और इनकी टाइप्स क्या है। तो बेसिकली इसकी चार टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। अब इनमें से जो वाइडली यूज हो रहा था वो क्या है, टाइप 2 है। यानी कि टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम आते हैं ये जो टाइप 2 है इसकी भी आगे फर्स्ट जो है वो सब टाइप्स है, टाइप 2P और टाइप 2S। टाइप 2P क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ऐसे डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, जो पैलेंड्रोमिक है। अब पैलेंड्रोमिक क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसको आप कहीं से भी रीड करते हैं, ठीक है, वो आप लीडिंग स्ट्रैंड से या लैगिंग स्ट्रैंड जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, इन दोनों में से किसी भी डीएनए के पोर्शन में पढ़ते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में मौजूद है। यानी कि सेम सीक्वेंस होता है लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे देता हूँ CCP। अब ये एक डीएनए का स्ट्रैंड,
और इसका जो नीचे वाला दूसरा स्टैंड है तो टी के अगेंस्ट क्या होता है, सी के अगेंस्ट क्या होता है T, और फिर अगेन सी के साथ क्या होता है, और इस तरह इस जी के साथ इस क्या मौजूद होता है, सी और इस टी के साथ इस ट्रेनिंग किसकी होती है, T। तो अगर आप इस सीक्वेंस को यहाँ से पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में तो क्या है ए डबल जी डबल सी टी, और अगर जब आप नीचे वाले स्टैंड को इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं ठीक क्या है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस है जो कि सेम है बट इन रिवर्स ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं। तो टाइप 2 क्या करता है, ऐसे सीक्वेंस को डिटेक्ट, और जो टाइप 2s है वो एसिमेट्रिक या नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है और उसको वहां से काट। अब ये जो हमारे पास एंजाइम है ये दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस करता है कि या तो वो क्या होगा, स्टिकी एंड्स होंगे या फिर वो ब्लंट एंड। ठीक है, अब ब्लंट एंड जो है वो ऐसा डीएनए होता है जहां पर दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं ठीक है वो बिल्कुल सीधे कटे होते हैं, वहां पर ओवरहैंग नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से सीधा काटते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है उनके जो लेंथ है दोनों स्ट्रैंड की वो सेम है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम क्या करते हैं कि एंजाइम यूज करते हैं और वो क्या करता है, यहाँ से काटता है और फिर यहाँ से काटता है, तो ये जो पोर्शन सेपरेट होगा। आप यहाँ पे देखें कि इस पोर्शन के अंदर इस डीएनए में क्या होगा, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर सिंगल स्टैंड ओवरहैंग मौजूद है, इसी तरह इस पोर्शन के अंदर भी सिंगल स्टैंड ओवरहैंग मौजूद है, तो इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एंजाइम यहाँ पे टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या करता है, वो दो डीएनए को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम। ठीक है, हमने जब वेक्टर के अंदर जीन को ऐड करना है तो वहां पर एडिशन के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू या लाइगेज की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे इस एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि ये देखिए डीएनए है, उसके ऊपर ये एंजाइम जो है वो मूव करता है और अपने उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, जहां पर उसे वो सीक्वेंस मिलेगा तो उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, देन उसको वहां पे क्या करता है, कट करता है। ये अब यहाँ पर डीएनए को कट करता है। अब सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें कि ये एंजाइम जो है वो इस ब्रोकन पोर्शन के टर्मिनल को जोड़ रहा है, ये इसके ऊपर एंजाइम आकर अटैच होगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या है, वो डीएनए आपस में लाइगेट हो जाता है। अब लाइगेशन के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनवाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और आप लोगों को पता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं, बार बार इसका नाम कर ले रहे हैं, वेक्टर है क्या। अब वेक्टर की अगर हम नेचर देखते हैं तो वो बेसिकली होता क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो हम क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, डीएनए ही चाहिए इसके साथ वो attach हो। अब ये जो वेक्टर है बेसिकली अगर आप बैक्टीरिया देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को देखते हुए हम एक वेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के वेक्टर हैं, एक है कॉलोनी, जैसा कि PBR322। अब इसके अंदर हम ये तीन चार चीजें देखेंगे कि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है। ठीक है, यहां से डीएनए जो है वो उसकी कॉपीज प्रोड्यूस है। ठीक है, सेकंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
सेकंड जो है वो सिलेक्शन मार्कर, कि क्या उसके अंदर ऐसा पोर्शन मौजूद है जो हमें हेल्प कर सके आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन। तीसरी चीज जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये वो रीजन होता है किसी भी डीएनए के अंदर, ठीक है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। अगर ये मौजूद होगा तो फिर ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर को ऐड कर सकते। अब हम आगे चलते हैं कि जी जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, जैसा कि T7 हो गया, PET28 हो गया, ठीक है, ये क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, तो इनके लिए हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है। इनके अंदर प्रमोटर का होना भी लाजमी है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके। फिर इनके अंदर ट्रांसलेशन इनिशियल साइट भी होनी जो है वो लाजमी है जहां पर राइबोसोम आकर बाइंड करता है। फिर इनके अंदर टर्मिनेशन सीक्वेंस भी होना लाजमी है जहां पर जाकर जो एंजाइम्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशन के, वो सेपरेट होते हैं। इसी तरह इनके अंदर प्योरिफिकेशन टैग्स भी मौजूद होने चाहिए कि जो हमारी प्रोटीन बने उसके एंड के ऊपर कुछ ऐसा पोर्शन मौजूद होना चाहिए कि उसको हम यूज कर सकें प्योरिफिकेशन के लिए। देखिए एक सेल के अंदर तो मल्टीपल प्रोटीन्स बन रही होती है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से हमारी प्रोटीन कौन सी, ठीक है। तो प्रोटियोमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमने प्रोटीन बनाई होती है, जो डीएनए इंसर्ट किया होता है, उसके राइट लेफ्ट पर हम कुछ जो है वो ऐसे सीक्वेंस ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में प्योरिफिकेशन में आती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन टैग्स कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक का होना लाजमी है जिसके अंदर एक्सप्रेशन वेक्टर का। अब यहाँ से आप लोगों को इस चीज के लिए जो है वो डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि नॉर्मली जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कैसा होता है और जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो क्या होता है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं कि जी जो सेकेंड मेथड है प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का, वो क्या है, पीसीआर, या हम इसको अगर हम कंप्लीटली बोले तो वो क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहला तो हमें कोई ना कोई डीएनए चाहिए जिसको हम कॉपी कर सके, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं टेक्निकली। अच्छा, फिर इस डीएनए के अंदर हमने क्या करना है कि इसकी कॉपी अगर प्रोड्यूस करवानी है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें सब यूनिट की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। फिर हमें एंजाइम चाहिए होता है जो इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज। अब यहाँ पर मशीन के अंदर जो पॉलीमरेज यूज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि टैग पॉलीमरेज। अब ये जो एंजाइम है ये हमने ऐसे बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है जो थर्मल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते, ठीक है। और फोर्थ वन जो है वो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। इसी तरह इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयन चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी पीसीआर। अब डेफिनेटली जो हम यहाँ पर पेरेंटल डीएनए जो यूज कर रहे हैं डेफिनेटली वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड होगा, तो उसका हमने कुछ पोर्शन जो है वो क्या करना है, कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डीएनए है, हम इसका जो है वो छोटा सा पोर्शन जो है ये वाला कॉपी करना। तो इस कॉपी करने के लिए हमें कुछ डीएनए के स्ट्रैंड्स चाहिए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जो क्या करता है, स्टार्ट करवाता है किस चीज को, रेप्लिकेशन। याद रखना है कि टैग पॉलीमरेज जो है वो कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता, उसको ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है।
डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए होता है जिसके आगे वो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। ये हम आगे देखेंगे। अब इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है डीनेचुरेशन। अब ये याद रखना है कि डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट। ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जी ये हमारे पास क्या है, डीएनए, और आप लोगों ने पढ़ा है कि ये डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ा। ठीक है। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डिग्रेडेशन क्या है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो पूरा जो डीएनए है वो अपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिवाइड हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा कंप्लीटली, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है। कब होती है, हाई टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कितना हमें चाहिए होता है, 9 to 9। सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास अनिलिंग का, जहां पर ये प्राइमर जो है वो क्या होता है, अटैच होता है उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। ठीक है। दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्राइमर विद डीएनए। अब ये जो अटैचमेंट होती है डेफिनेटली वो किसकी बेस के ऊपर होती है, कंप्लीमेंटैरिटी की बेस पे। ओके हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, कि जब डीएनए के साथ हमारा प्राइमर अटैच हो सकता है, देन जो पॉलीमरेज है वो क्या करता है, ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को, ताकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस हो सके। ओके हो गया। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है, डीनेचुरेशन होती है, अनीलिंग होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, फिर जो कॉपीज प्रोड्यूस हुई होती हैं 1 से 2 बन गई हैं, तो अब दोनों फिर सेपरेट होंगी, डीनेचुरेशन के जरिए फिर अनीलिंग होगी, फिर पॉलीमराइजेशन होगी। तो इस तरह ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो चलता है रहता है, 2.5 से 3 घंटे जो है ये प्रोसेस चलता है, और एट द एंड पे हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है किसी भी जीन की, किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट की प्रोड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो हम इस एनिमेशन के जरिए देखते हैं, ये देखें जी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। इसको जब टेम्परेचर दिया जाता है कितना, 95 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो वो दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गए, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, और ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है। अब ये जो तरीका है, ये जो डीनेचुरेशन है, वो एक ही मशीन के अंदर डीनेचुरेशन भी होती है, अनीलिंग भी होती है, एम्प्लीफिकेशन भी होती है, इसलिए हम इसे थर्मल साइक्लर मशीन कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर। सेकेंड स्टेप के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे पास प्राइमर है, वो अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाता है बाइंड हो, जिसे हम क्या कहते हैं, अनीलिंग। इसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, या जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे प्राइमर का सीक्वेंस क्या है, और इसकी रेंज जो है वो 55 से 65 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन। अब यहाँ पर देखें कि जी ये एंजाइम है, वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ ऐड कर रहा है, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो एंजाइम जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करवाता है, प्राइमर से आगे कंटिन्यू करवाता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर अटैच हो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ कंप्लीमेंटरिटी बेस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो यही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर भी है।
वहां पर भी प्राइमर अटैच होता है, वहां पर भी इसी तरह क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस एनिमेशन के जरिए जो है वो पीसीआर का प्रोसेस है वो समझ आ। अब हम देखते हैं कि जी इस पीसीआर को हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब मेडिकल फील्ड के अंदर तो देखते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जी हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं, डायग्नोसिस में के डिजीजेस। अब वो डिजीजेस इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं, जैसा कि अगर हम देखें तो जी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इनको जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है तो पीसीआर के बाद इनकी जीनोटाइपिंग, इनकी टाइप मालूम करवानी, तब हम पीसीआर करवाते हैं। इसी तरह जेनेटिक डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीसीआर का सहारा। ये सबसे करेक्ट मेथड है। फिर हम फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर इनको यूज कर रहे होते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस में आप लोगों ने जैसे कि थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हुआ कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको कल्प्रिट, मुजरिम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है, हम जो बायोमॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं या जो सैंपल्स है वो कोई भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है, सीमन भी हो सकता है। इसी तरह मील को भी हम यूज कर सकते हैं, इसी तरह हम ब्लड को यूज कर सकते हैं, बॉडी के सेल्स को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल जो है वो मेथड है किसी भी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने। इसी तरह हम एनवायरनमेंट के अंदर जो है इसको यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। इसी तरह हम इसको रिसर्च के अंदर यूज करते हैं, ठीक है जी, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। इसी तरह पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए अंदर हम उसको यूज करते हैं कि हम इसे आइडेंटिफाई करवाते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो यूजेज है या एप्लीकेशन है किसकी, पीसीआर। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि जो हमने पीसीआर के जरिए जीन आइसोलेट किया, रिकम्बिनेंट डीएनए के जरिए किया, फिर उससे कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जैसा कि प्लांट या ह्यूमन जो है उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिली है, क्यों करवा रहे हैं? तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होगा, इसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होगा, ठीक है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होगा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट है। अब जैसे कि इकोलाई, नॉर्मल इकोलाई जो बैक्टीरिया ये हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, इसके अंदर इंसुलिन का जीन जो है वो ऐड किया गया है ताकि ये क्या प्रोड्यूस करवाए, ह्यूमिन। अब ह्यूमिन जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, वो किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर देखते हैं। दूसरा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंसर्ट किया गया है, वो क्या बनाता है, सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन बनवाता है, और वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में अपना रोल प्ले करता है ऐसे बच्चों के अंदर जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है। इसी तरह इंटरफेरॉन का जीन जो है वो इंसर्ट किया गया, और वो इंटरफेरॉन प्रोटीन बनवाता है, और वो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो इंसर्ट किया गया, और वो क्या करता है, एचबीवी वैक्सीन प्रोड्यूस करता
अब वो जो प्रोटीन है वो वैक्सीनेशन का काम कर रही है, ठीक है, ताकि उस पर्सन को जिसको वैक्सीन लगाई गई है वो दोबारा उसकी बॉडी जो है अगर वो इनकाउंटर करती है हेपेटाइटिस वायरस से तो वो उसको डिजीज नहीं होगी, उसका लीवर डैमेज नहीं होगा। इसी तरह टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये जीन क्या करता है, टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग अपना रोल प्ले करता है। सेकेंड हम देखते हैं बैसिलस थोरेनसेंसिस है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्राई जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये एग्रीकल्चर के अंदर यूज है, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ऐसी प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है जिससे क्या होते हैं, कैटरपिलर वो मरते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो कि हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिन, ठीक है, और ये किसका काम करती है, बायो पेस्टिसाइड। इसी तरह लैक्टेस के अंदर GLP-1 जीन जो है वो हमने प्रोड्यूस करवाया है, वो GLP-1 पेप्टाइड जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। इसका काम क्या है कि जी इंसुलिन की सिक्रेशन करवाना, किससे, पैनक्रियास, ठीक है। तो जिन पेशेंट के अंदर इंसुलिन की सिक्रेशन जो है वो कम हो चुकी होती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, तो उनके अंदर हम ये GLP पेप्टाइड यूज करते हैं। इसी तरह इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करवाता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या करता है, वो लैक्टोज और ये याद के लिए हेल्प करता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज कहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बहुत सारे बनवाए गए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाई है जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो उस प्लांट को खा नहीं सकते, अगर वो खाएंगे तो वो मर जाए। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन भी मौजूद है, मेज भी मौजूद है, सोयाबीन, एग प्लांट, पोटैटो, राइस, कैनोला, ये बहुत सारे जो है प्लांट की वैराइटीज। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो किसकी प्रोडक्ट है, इससे बनवाई गई है बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी एग्जांपल जो है वो कॉटन है, जो कपड़े हमने पहने हुए, ठीक है। इसके अंदर जो कॉटन यूज हो रही है बेसिकली ये ऐसे प्लांट से प्रोड्यूस करवाई गई है जो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड है। फिर आगे चलते हैं वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, उनमें पोटैटो है, पपाया है, प्लम है, बनाना है, टोमेटो है, ठीक है, राइस है, कसावा है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर वायरल अटैक बहुत ज्यादा, जैसा कि हम पोटैटो देखते हैं तो पोटैटो के अंदर, ठीक है, लीफ कर्लिंग होती है। तो पोटैटो वायरसेस, उन वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट बनाए। इसी तरह हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनवाए हैं जो कि सोयाबीन, मेज, कॉटन, कनोला, शुगर बीट, अल्फाल्फा, ये डिफरेंट है। अब जो यहाँ पर देखें तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्यों करवाया गया, क्यों बनाया गया, डेफिनेटली हर्बिसाइड जो है वो क्या करती है, किल करती है हर्ब्स को। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास फील्ड के अंदर क्वार्टर मौजूद है, मेज मौजूद है, तो जब भी हम वहां पर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, ये प्लांट सारे के सारे सर्वाइव कर जाएंगे और जो हर्बिसाइड्स हैं वो क्या, सॉरी जो हर्ब्स हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, यील्ड या प्रोडक्शन बढ़ सकती है उस फील्ड की। अब आगे देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो कौन कौन से हैं और ये उसमें किस किस फील्ड के अंदर हमने करवाए। तो बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो हमने क्या करवाया, मॉडिफिकेशन है कि इनके अंदर भी फॉरेन जीन मौजूद है। अब फॉरेन जीन का मतलब है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि बायोफ्यूल है कि हम प्लांट से जो है वो फ्यूज प्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसको हम आगे अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। वो फ्यूल कहाँ से बनता है, सेलुलोज, उसकी डिग्रेडेशन। अब इसमें स्विच ग्रास है, शुगर केन है, मेज है, जेट्रोफा है, सोयाबीन है, पॉपुलर है, ये हमने प्लांट ट्रांसफर करवाए हैं जिस प्लांट्स को हम यूज करके क्या करते हैं, फ्यूल की प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह फूड और फीड क्रॉप्स के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है, जैसा कि मीज है, सोयाबीन, कनोला, पोटैटो, एप्पल, शुगर बीट, इनकी क्वांटिटी और इनकी यील्ड को बढ़ाने के। नेक्स्ट है कैश क्रॉप, ठीक है, जो कि हम वैसे खाते तो नहीं है लेकिन इसकी
जो है वो इकोनॉमिकल वैल्यू है, जैसे कि कॉटन है, कार्नेशन रोजेस, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो कॉटन जो है ये वाइट गोल्ड कहलाती है। तो इसकी प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए, इसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हमने क्या किया कि इनको ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के लिए हमने ट्रांसफॉर्म कराया, जैसे कि टोबैको है, पॉपुलर है, यूकलिप्टस है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टोबैको की, तो टोबैको जो प्लांट है, ठीक है, आपको पता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टोबैको की, सिगरेट इंडस्ट्री है। तो वो जो टोबैको यूज कर रहे होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उनके ऊपर डिसीजेस का अटैक बहुत ज्यादा, तो उससे प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या मेडिसिनल यूजर्स के लिए टोबैको, मेज, राइस, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब मेडिसिनल प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, हमें डिफरेंट प्रोटीन्स चाहिए, जैसे कि हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये जो सारी की सारी यहाँ पर प्लांट्स के नाम लिखे हैं, जो वैरायटीज हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म किए गए हैं ताकि हमें ऐसे प्रोडक्ट जो है वो मिले जिसका हम मेडिसिनल यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये प्रोड्यूस करवा रहे हैं पोटैटो के। अब पोटैटो के अंदर अगर ये सरफेस एंटीजन मौजूद है तो जो भी पर्सन उस पोटैटो को खाएगा, तो जैसे कि कुकम्बर है, उसके अंदर भी ये प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा रही है, तो वो एडिबल वैक्सीन का काम करता है। ठीक हो गया, तो उसका क्या होगा, मेडिसिनल यूज हो। चलिए अब हम आगे रोल ऑफ बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय। लेक्चर जो है वो अपना पूरा ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आए हम स्टार्ट करें। अच्छा बेटा जी, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ रोल प्ले कर रही है। जैसा कि वैक्सीन की डेवलपमेंट है, ठीक है, कि वैक्सीन जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रिवेंशन और इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ के केस के अंदर, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है। इसी तरह डिजीज़ की डायग्नोसिस के अंदर, डिजीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करनी है। चलें, सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन होती क्या है, ठीक है। अब वैक्सीन बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा होगा। अब वैक्सीन जो है वो बेसिकली है क्या, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं स्पेसिमन कह लें या मॉलिक्यूल कह लें, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रिवेंशन या इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस के लिए, ठीक है। अब वैक्सीन जो है, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जी वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, क्या क्या इसमें हम यूज करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना जो है वो लाजमी है। एक है जी एंटीजन। एंटीजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंटीजन जो है ये क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो और वो क्या करे, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, अगर ऐसा कोई पार्टिकल है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, ठीक है। तो इस एंटीजन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिटोप। एपिटोप क्या होता है, बेसिकली ये पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है ऑफ एंटीजन, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करता है। अब इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि बी सेल्स हैं, ठीक है, या आपकी बॉडी के टी सेल्स वगैरह।
तो अब हम जब वैक्सीन डेवलप करते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, या तो पूरे का पूरा वो एंटीजन ही यूज होता है, और सम टाइम ऐसा भी है कि हम उसका कोई स्पेसिफिक रीजन यूज करते हैं। अब एपिटोप जिसके जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि स्मॉल पार्ट हो सकता है। अब ये कितना छोटा हो सकता है, ये 4 से लेकर 12 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल हो सकता है, या फिर 1 से लेकर 6 शुगर मॉलिक्यूल तक हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो एपिटोप जो है वो प्रोटीन इन नेचर या अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अब ये बनाए कैसे और क्या क्या यूज होता है। अब जो हमने पहले पढ़ा कि जो एंटीजन यूज करना है हमने, ठीक है, वो अगर हम पूरे का पूरा यूज कर रहे हैं तो वो 2 से 3 तरह का हो सकता है। जैसा कि वीकेंड एंटीजन के हम क्या करते हैं, कोई ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, लेते हैं जिसको हम क्या करें, वीक कर दें कि वो डिजीज काज ना करे, नॉट एबल टू कॉज डिजीज, ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। इनएक्टिवेटेड जो है वो हम यूज कर सकते हैं, और रिकम्बिनेंट यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का एंटीजन हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब इनएक्टिवेटेड के केस के अंदर क्या होता है कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो हम इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि वो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई डिजीज काज ना करे। लास्ट पे जो रिकम्बिनेंट पोर्शन है, ये रिकम्बिनेंट जो एंटीजन हम यूज कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस रिकम्बिनेंट को बेसिकली हमने उस एंटीजन को हमने क्या किया होता है, मॉडिफाई किया होता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको टेकअप करे और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। और इस केस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जी इसमें हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई डिजीज नहीं होती। आगे चलते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ते हैं कि जो एंशियंट प्रैक्टिसेस थी 10th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, वो क्या करते थे चाइना वगैरह के अंदर कि वो डेड जो पैथोजन होता था ना उसको यूज करते थे, ठीक है, और वो उससे क्या करते थे, अपनी बॉडी को इम्यून करते थे। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर या कोई साइंटिस्ट इसके अंदर अभी तक जो है वो हमें नहीं मिला जिसने ऐसा काम किया हो। लेकिन ये क्या थी, ये उन लोगों की, चाइनीज लोगों की जो है वो कॉमन प्रैक्टिस थी। फिर 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाएगी, जैसा कि आप लोगों ने जेम्स जो है 1796 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी के अंदर एंथ्राक्स और रेबीज की जो है वो वैक्सीन बनाएगी, और वही किसने बनाई, लुईस पास्चर ने, ठीक है। फिर 20th सेंचुरी के अंदर डिफ्थेरिया, टेटनस और पोलियो के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाएगी। और अब जो मॉडर्न इरा चल रहा है उसमें एचबीवी, कोविड-19 जिस इरा से हम करंटली जो हैं वो गुजरे हैं, इनकी जो वैक्सीन्स बनी हैं, खासकर कोविड-19 की जो रिसेंटली आपने देखी है, ये बहुत सी शॉर्ट टाइम के अंदर डेवलप हुई हैं। तो ये मॉडर्न इरा के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि वैक्सीन को हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो उसकी 4 से 5 रीजन है। प्रिवेंशन सबसे पहला क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को बचाने के लिए किसी भी आउटब्रेक से, ठीक है, फ्रॉम डिजीज आउटब्रेक, इसके लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन को। फिर है प्रोटेक्शन। अगर हम देखते हैं कि अगर हम वैक्सीन को यूज करते हैं किसी भी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, तो वो सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसा कि ह्यूमन है, तो वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज से, ठीक है, कि यूज की जाती है टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम
स्पेसिफिक डिजीज। जैसा कि आप लोगों ने अभी करंटली जो है वो हम देख रहे हैं कि जी कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लगाई गई। अब आते हैं इरेडिकेशन, कि जब हम वर्ल्ड वाइडली किसी भी डिजीज के अगेंस्ट को वैक्सीन यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो डिजीज जो है वो कंप्लीटली जो है वो पूरी दुनिया से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मीन कि हम इसको यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड टू एलिमिनेट डिजीज। ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली मैं अगेन नाम लूँगा कि कोविड-19 जो है इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई गई है वो पूरी दुनिया के अंदर लगाई है ताकि इस डिजीज़ को पूरी दुनिया से ख़त्म किया जा सके। और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स है, इसको जो है वो वैक्सीन के थ्रू ही पूरी दुनिया से एलिमिनेट किया गया। अब एंड आता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट। तो अगर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम देखें कि वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली एक कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन जब एक मरतबा बन जाती है तो उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है और लार्ज लेवल पे जो है वो वैक्सीन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो उसी वैक्सीन को यूज़ करके हम हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है। अब हेल्थ केयर कॉस्ट मल्टीपल फील्ड्स के अंदर या इसके मल्टीपल जो हैं वो आउटकम्स हैं, जैसा कि हमारी मेडिसिन का खर्चा बच जाता है। वो जो पर्सन जो बीमार होता है, ठीक है, बेड रेस्ट पे जाता है, तो उस टाइम सारे का सारा जो लॉस हो रहा होता है, ये सोशो इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन को यूज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल पॉक्स में। अब स्मॉल पॉक्स जो है उसके बारे में पता है कि ये फर्स्ट वैक्सीन है जो किसके अगेंस्ट बनाई गई थी, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है जी, 1796 इन 1796 आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है कि जी 1796 के अंदर कॉ पॉक्स को यूज किया गया और किसको ट्रीट किया गया या किसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई थी, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी, एडवर्ड जेनर ने यूज क्या किया, लेजन्स ऑफ कॉपॉक्स। अब इसको उसने इंजेक्ट किया, ठीक है, किसमें, एक बच्चे के अंदर, जिसे क्या कहा गया, जेम्स फिप्स कहते हैं। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर वो जो पर्सन जो बच्चा था जेम्स फिप्स, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर हमने ये देखा कि जब उसे इनॉकुलेट किया गया अगेन किससे, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के मटेरियल से, यानी कि उसके फ्लूइड से, तो हुआ क्या है कि नॉट शो एनी साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यानी कि जब उस बच्चे को जिसको कॉपॉक्स रीजन लगाए गए थे, कुछ टाइम के बाद ऑलमोस्ट 6 वीक के बाद उसको दोबारा से जब हमने पढ़ा कि जी उसको जब स्मॉल पॉक्स का मटेरियल लगाया गया, वो फ्लूइड लगाया गया जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स के वायरस मौजूद थे, उसको डिजीज नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो इम्यून हो चुका है, ही बिकेम इम्यून अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी किसकी, स्मॉल पॉक्स की। अब इसी मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट जो है 18th सेंचुरी के अंदर लुईस पास्चर ने डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो दो डिजीजेस, जैसा कि हमने पहले पढ़ी कि एंथ्राक्स और रेबीज के अगेंस्ट जो है उसने वैक्सीन बनाई। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि वैक्सीन की प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती है, इसको हम
डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो एंटीजन जनरेशन है। एंटीजन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पार्टिकल, ठीक है, वो एजेंट जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, उसकी जनरेशन हमने करवानी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने देखा है कि जी इनएक्टिव किल्ड पैथोजेंस भी यूज हो सकते हैं और लाइव अटेन्यूएटेड पैथोजेंस को भी यूज किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारे पास एंटीजन है उसको हमने मल्टीप्लाई कराना है ताकि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी जो है वो एंटीजन की बन जाए, और फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो क्या करते हैं, सेपरेट या प्योर करते हैं। अब प्योरिफिकेशन के लिए हम 3 डिफरेंट जो हैं वो टेक्निक यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन की और क्रोमेटोग्राफी की। अब इन तीनों प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एंटीजन जो है, इन तीनों के जरिए क्या होता है कि जी स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब जब हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन की सिलेक्शन हो जाती है और वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो फिर हम इस क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं वैक्सीन की। अब फॉर्मुलेशन ऑफ वैक्सीन के दौरान क्या होता है कि हम इसके अंदर उस एंटीजन के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट ऐड करते हैं। ठीक है, जैसा कि एडजुवेंट है, स्टेबलाइजर है और प्रिजर्वेटिव है। एडजुवेंट क्यों ऐड किया जाता है, ये आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है। ठीक है, एडजुवेंट क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसी तरह स्टेबलाइजर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, कि ये मेंटेन रखते हैं वैक्सीन्स को, और प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं किस लिए, कि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ठीक है, तो ये चीजें ऐड की जाती हैं किसके अंदर, उस जो प्योरीफाइड एंटीजन है उसके अंदर। फिर बाद में इसकी पैकिंग होती है और देन हम उस वैक्सीन को जो है वो यूज़ करते हैं। अब यूज़ भी आप लोगों ने डिफरेंट तरीके हैं उसके, कि जैसे कुछ मेडिसिन जो हैं, वैक्सीन जो हैं वो ओरली दी जाती हैं, कुछ जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस डिजीज़ के अगेंस्ट है और मेथड क्या था प्रोडक्शन का। अब हम आगे देखते हैं कि वैक्सीन की प्रोडक्शन के अंदर का एडवांटेज क्या है अगर हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जी मल्टीपल वेज या रूट हो सकते हैं वैक्सीन को यूज़ करने के, जैसे कि ओरल है या इंजेक्शन है, तो इनॉकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो उनमें से जो सबसे कॉमन है वो है ओरल वैक्सीन। जैसे कि आप लोग पोलियो की वैक्सीन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं या बच्चों को हम पिलाते हैं उसके कतरे, तो वो उस डेवलप जो की जाती है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, उसके वजह क्या है, क्या उसका फ़ायदा है। तो सबसे पहला सेफ्टी, कि इसके अंदर हम सब यूनिट वैक्सीन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सब यूनिट वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि कोई पैथोजन जो है वो नहीं मौजूद, ना वो लाइव, ना अटेन्यूएटेड, ना डेड, किसी किस्म का कोई पैथोजन मौजूद नहीं होता, सिर्फ उसका स्पेसिफिक पोर्शन होता है। तो क्या होता है कि नो यूज ऑफ पैथोजन। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो डिजीज होने के चांसेस जो हैं वो उस पर्सन के अंदर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। दूसरा है कि टारगेटेड रिस्पॉन्स होता है, कि जो हम वैक्सीन बना रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक जाकर पैथोजन को डिटेक्ट करती है, पैथोजन के भी स्पेसिफिक एंटीजन को, और उस एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटोप को जाकर डिटेक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि जी सॉरी कि अच्छा जी, सेकंड जो इसका फायदा है वो क्या है, टारगेटेड रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम यूज करते हैं किसको, बायोटेक्नोलॉजी को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो
मॉलिक्यूल है या जो हमने वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली टारगेट करती है, टारगेट करती है किसको? एंटीजन को। ठीक है। थर्ड जो इसका फायदा है कि रैपिड डेवलपमेंट है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि जी कुछ पोर्शन यूज करते हैं, सब यूनिट यूज करते हैं किसका? एंटीजन का। तो फिर ये क्या आता है? रैपिड डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि हम टाइम सेव कर रहे होते हैं। तो टाइम सेविंग जो है वो प्रोसेस है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो मार्केट के अंदर आ गई थी और उसके शॉट्स या इनॉकुलेशन जो है वो पॉपुलेशन को लगना स्टार्ट हो गए थे। अब आते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कि इसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि टाइम, अगर हम इसकी बात देखते हैं कि हम इसके अंदर जैसा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर देखा, हम वेक्टर यूज करते हैं, जीन लेते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं प्रोटीन की, तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है। एक मरतबा बन जाएगा तो हम उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? कि जी हम इसको रिपीटेडली यूज हो सकता है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के अंदर, कि जो आपने रिकम्बिनेंट वेक्टर बनाया है उसको आप बार बार जो है वो यूज करके वैक्सीन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट है अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी पैथोजन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, उसका एंटीजन चेंज करता है, वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, तो हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हमने जीन यूज किया होता है, फॉरेन जीन जिसको हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया होता है, वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम जीन चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से जो वैक्सीन प्रोड्यूस होगी, जो हमारे पास प्रोडक्शन आएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जी हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज अकॉर्डिंग टू पैथोजन। ठीक है, जैसा कि कोविड के केस के अंदर आप लोगों ने सुना भी है और आपके पेरेंट्स ने या आप लोगों ने उसके सेकंड शॉट, थर्ड शॉट जो है लगवाया, वो किस वजह से था कि जो कोविड वायरस है बेसिकली वो म्यूटेट हो जाता है, उसकी सेकंड थर्ड स्ट्रेन जो है वो आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बहुत जल्दी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अच्छा जी, अब हम कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। इसको हमने डेवलप किस तरह से किया है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है जी, अब हमने इसमें यूज क्या किया है? जीन कौन सा यूज किया है? तो जीन जो यूज किया गया है वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है जी, इस जीन को हमने इनकॉर्पोरेट किसके अंदर किया? वेक्टर में। एंड देन वो वेक्टर हमने एक्सप्रेस करवाने के लिए किसके अंदर एंटर किया जी? यीस्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, अब वो यीस्ट सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होता है कि उन यीस्ट सेल से हम लार्ज क्वांटिटी में एंटीजन की प्रोडक्शन करते हैं। अब एंटीजन बेसिकली क्या होता है? वो प्रोटीन ही बेसिकली बनती है जिसको हम बाद में यूज करते हैं। ठीक है, और जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या किया गया? एंटीजन प्योरिफिकेशन। इसके हमने डिफरेंट जो है वो स्टेप्स पढ़े थे, डिफरेंट मेथड पढ़े थे, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगेशन था, फिल्ट्रेशन था। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन के बाद, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होते हैं? सेपरेशन वो करते हैं हम ऑफ प्योर एंटीजन की। क्योंकि जब हम अपना जीन किसके अंदर एंटर करते हैं? ये सेल के अंदर, तो वहां पर मल्टीपल प्रोटीन्स जो हैं वो बन रही होती हैं। तो जब हम उससे प्रोटीन आइसोलेट करेंगे तो वो सारी की सारी प्रोटीन हमारे पास आ जाएगी। तो उन सब प्रोटीन में से हमने सिर्फ एक प्रोटीन लेनी है, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे किसके तौर पर? वैक्सीन के तौर पर। तो उसके लिए हमें प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है कि जो हमारे पास बंच है
जो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर प्रोटीन्स हैं उसमें से हमने अपनी रिक्वायर्ड जो है वो प्रोटीन आइसोलेट करनी है। फिर इसके बाद वही स्टेप आता है कि इसके अंदर हम एडिशन करते हैं एडजोवेंट की, स्टेबलाइजर की, ठीक है, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है जी HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि इसके अंदर हम नॉन इन्फेक्शियस वायरस लाइक पार्टिकल्स, अब VLP क्या है, वायरस लाइक पार्टिकल्स को यूज किया गया। अब वायरस लाइक पार्टिकल्स हमने क्यों यूज किए हैं, क्योंकि अगर हम एक्चुअल वायरस यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डिजीज काज करेगा। तो हमने उससे मिलता जुलता जो है वो वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। अब जो जीन है उसको भी इंसर्ट सेम उसी तरह यीस्ट सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया सेल्स या इंसेक्ट सेल के अंदर जो है हम इसको ट्रांसफर करते हैं। अब फिर क्या होगा, वो सेल्स इन रिटर्न क्या करते हैं कि जब वो सेल मैसेंजर RNA बनाएगा, ठीक है, जीन से RNA बनेगा, स्पेसिफिक मैसेंजर RNA, और वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये जीन हमारा एक्सप्रेस होता है, फिर उसी तरह हम उस प्रोटीन को जो है वो प्योरीफाई करते हैं डिफरेंट मेथड के जरिए, और एट द एंड पे उसकी फार्मूलेशन करते हैं। तो ये सेम वही स्टेप है, ठीक है, जो हमने केस में देखा हेपेटाइटिस B के केस के अंदर। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, नॉन इन्फेक्शियस वायरस लाइक पार्टिकल्स का। क्लियर हो गया, वहां पर हम सरफेस एंटीजन ले रहे हैं और यहाँ पर नॉन वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ये अगर हम देखते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि जब भी WHO इस इसकी वैक्सीन जब बनाते हैं तो वो जो हमें सीक्वेंस मिल रहा होता है वो WHO प्रोवाइड करता है। वो जीन जो हम यूज कर रहे होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। अब इसका जो प्रोसेस है ना वो एनुअल है, यानी कि लेंथी प्रोसेस है, और ये 5 से 6 महीने इसके अंदर लग जाते हैं किसी भी स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन के प्रोडक्शन के अंदर। अब इसमें 3 मेथड हम यूज करते हैं। एक है जी एग बेस्ड मेथड, जिसमें हम एग को यूज करते हैं और उसके अंदर वायरस पार्टिकल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस किसके अंदर होता है जी, एग के अंदर। अब एग भी कौन सा यूज किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूज किया जाता है। सेकेंड हमारे पास सेल बेस्ड मेथड, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेमेलियन सेल्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना जो जीन है वो इंसर्ट करते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। और तीसरा जो मेथड है वो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है कि हम उस जीन को वेक्टर के जरिए ट्रांसफर करवाते हैं किसके अंदर, सेल लाइन में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर देखें तो थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि ये जो हमारे पास वायरस है इन्फ्लुएंजा का, ठीक है जी, इसको हम फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं। क्या होगा कि कुछ इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, कि वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता है, फिर हम उस वायरस को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड एंटीजन है वो हम उससे सेपरेट करते हैं, और फिर वो प्योर सॉल्यूशन जो हमारे पास बनता है उसके अंदर हम एडिटिव्स ऐड करते हैं। एडिटिव्स अगेन वही, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, एडजोवेंट हैं, प्रिजर्वेटिव हैं। देन उस वैक्सीन को भेजा जाता है सर्टिफिकेशन के लिए, कि वो चेक होती है कि आइदर एक जो हमने वैक्सीन बनाई है ये उस स्पेसिफिक जो है वो वायरस के अगेंस्ट है, स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट है, ठीक है जी, और एट द एंड पे हम उसको यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। तो ये एक शॉर्ट सा जो है वो डायग्राम के जरिए इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है किसकी,
इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रोडक्शन की। अब हम आगे चलते हैं, कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस यूज की गई हैं वो 3 डिफरेंट तरीकों से है। पहला जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए को यूज करते हैं कि आरएनए स्ट्रैंड जो है जिसने क्या करना है, वायरल स्पाइक्स प्रोटीन बनानी है, वायरल स्पाइक प्रोटीन्स बनानी है। अब ये वो प्रोटीन्स हैं जो उस वायरस का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। उनको हम लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर पैक करते हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर, फिर इनको यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन। सेकेंड जो मेथड है वो वायरल वेक्टर है। अब इसमें हम मॉडिफाइड वायरस यूज करते हैं। मॉडिफाइड वायरस क्या होते हैं, ये लेस हार्मफुल है, ठीक है, जैसा कि एडिनो वायरस। इसको हम चेंज करते हैं कि इस वायरस के अंदर हम अपना जीन इंट्रस्ट करते हैं, कौन सा, वही वायरल स्पाइक प्रोटीन्स का जीन वो इंसर्ट करते हैं, और वो वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अगर हम कोविड-19 वायरस यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो डिजीज काज करेगा, तो इसलिए हम लेस हार्मफुल जो है वो वायरस यूज कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, प्रोटीन सब यूनिट का। अब वो जीन जो क्या करता है, वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उसको हम वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं। देन ये वेक्टर जो रिकम्बिनेंट वेक्टर बन चुका है, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर या फिर मेमेलियन सेल के अंदर, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वहां पर वो क्या करता है कि वायरल प्रोटीन बनाता है, वायरल स्पाइक प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को आइसोलेट किया जाता है और फिर उस प्रोटीन को यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वैक्सीन जो है मलेरिया के अगेंस्ट और डेवलप की गई। अब इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं, तो ये डेवलपमेंट, इस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब है कि ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है, ये अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं, वीकेंड फॉर्म ऑफ पैरासाइट, ठीक है, कि जी हम इसके अंदर क्या करते हैं, उस पैरासाइट को चेंज करते हैं किस तरह से, अटेनुएटेड। तो इसके ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन लैक्टोफेरन। अब ये लैक्टोफेरन जो है वो हमारे टीयर्स के अंदर और लंग की सिक्रीशन के अंदर जो है वो मौजूद होती है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है हमारे इन एरियाज के अंदर, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, और इसके साथ साथ वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी लैक्टोफेरन को प्रोड्यूस करवाते हैं, किसके जरिए, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, और इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन डिजीज डायग्नोसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। इसमें दो चीजें हम यूज करते हैं, एक है जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और दूसरा जो है वो प्रोब्स। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो सिर्फ एक तरह के या स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करती हैं, बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी पैथोजन के ऊपर हर तरह के एंटीजन को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि वो जाकर किसी एक एंटीजन के ऊपर बाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि अगर उसे वो एंटीजन मिलता है तो वो बाइंड होंगी और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। अगर वो एंटीजन नहीं मिलता, वो एपिटोप नहीं मिलता, तो वो एंटीबॉडीज अपना रोल प्ले नहीं करेगी। इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन के अंदर, उस बॉडी के अंदर वो पैथोजन या एंटीजन मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं, इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, कि इसको यूज हो रहा है इसका डायग्नोसिस ऑफ टीबी, और इसी तरह सिफिलिस के अंदर, लाइम डिजीज के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। और
सेकेंड जो इसका यूज है दैट इज इन केस ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं इस केस के अंदर कि ये ट्यूमर मार्कर को यूज किया जाता है। ठीक है, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये जाकर स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, जिनको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, और फिर उसको इमेजिन के जरिए या जब वो एंटीबॉडीज जो हैं वो ग्लो करती हैं तो हमें अपनी बॉडी के अंदर उस कैंसरस रीजन का जो है वो पता लग जाता है। तो ये दो जो है वो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जहां पर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरा कैंसर के केस के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है। अब हमारे पास कोई भी एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमने क्या करनी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप करवानी है, उसको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे किसी भी सेल के अंदर या एनिमल के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हम रैट को यूज कर रहे हैं तो रैट के स्प्लीन सेल्स क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब स्प्लीन के सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर बी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब वो जो बी सेल्स हैं, ठीक है, जो इस एंटीजन के अगेंस्ट बने हैं, ठीक है, अब इन बी सेल्स को हमने यूज करना है, लेकिन जैसे ही हम इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इसकी लाइफ बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बाइंड करवाते हैं किसके साथ, माइलोमा सेल्स के साथ। अब माइलोमा सेल या उसका जो सेल लाइन कल्चर होता है, ये ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एबिलिटी रखते हैं टू डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कैंसरस सेल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन माइलोमा को इस स्प्लीन के सेल या बी सेल्स के साथ जो है वो एक इंक्यूबेटर के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों को इकट्ठा डाल देते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और वो माइलोमा हाइब्रिड बना देते हैं। ठीक है जी, अब ये जो हाइब्रिड सेल्स हैं इनको हम ग्रो करते हैं मीडियम के अंदर। अब होगा क्या कि जब ये सेल्स ग्रो करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप्स की क्या है, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इन सेल्स की जब एक्सप्रेशन होता है, जब वो प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो हम इसको एलाइजा के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी वो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनमें से जो एंटीबॉडीज हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सेल इनको हम क्या करते हैं, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और उससे वो एंटीबॉडी आइसोलेट कर लेंगे। ठीक हो गया, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या किस लिए प्रोड्यूस कराई जाती है कि स्पेसिफिक एंटीजन। अगर हम बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स की, तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की, बहुत वैरायटी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, इसलिए किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज जो है उनको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स अलहदा किए जाएं और उनसे वही एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट करवाई जाए। क्लियर है जी। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखें कि जब हम स्प्लीन के सेल्स या बी सेल्स और माइलोमा सेल्स का हाइब्रिड बनाते हैं, अब लाजमी तो नहीं है कि सारे के सारे सेल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए या हाइब्रिड बना दे। तो उन सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है वो क्या होता है, उसे हम हैट मीडियम कहते हैं। अब हैट मीडियम क्या करता है कि वो अनहाइब्रिड सेल्स को सेपरेट कर देता है, यानी कि इस मीडियम के जरिए हम अनहाइब्रिड सेल को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और सिर्फ हाइब्रिड सेल्स को आगे जो है वो हम प्रोसीड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अच्छा जी, अब हम सेकंड मेथड यूज होता है डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, वो क्या है जी, प्रोब्स। अब प्रोब बेसिकली एक छोटा सा सीक्वेंस होता है किसका, डीएनए या आरएनए का। ठीक है, ये शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स की, डिपेंड कर रहा है कि हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब इस
प्रोब को हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस, जैसा कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, या फिर अपनी बॉडी के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसकी म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम इसको यूज किस तरह से करते हैं कि हमारा जो वो सीक्वेंस है, जो शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, उसके ऊपर हम किसी भी किस्म का फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो अटैच करवा देते हैं। अब ये जो फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये कहाँ हेल्प करता है? डिटेक्शन के अंदर। आइए देखते हैं कि कैसे हेल्प करता है। अब होता क्या है कि हम अपने डीएनए ठीक है जी, जिसके अंदर हम डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं, उस डीएनए को डीनेचर करवाते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट करवाते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब तक डीएनए सेपरेट नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोब या प्राइमर आकर अटैच नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम उसको डीनेचर करवाते हैं, फिर उस डीनेचर डीएनए के साथ हम क्या करते हैं, वो प्रोब ऐड कर देते हैं। अब वो प्रोब क्या करता है, उस डीएनए के अंदर, यहाँ पे देखें कि इस डीएनए के अंदर जहां पर उसे वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल रहा है उसके साथ जाकर वो बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंडिंग हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, इस फ्लोरेसेंट मटेरियल को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट देते हैं। जब वो लाइट मिलती है तो वो फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो ग्लो करता है, और उस ग्लोइंग से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम प्रोब को यूज कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी को हम डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं, और इसके मेथड कौन से हैं? दो मेथड हैं, एक है जी इन विट्रो जीन थेरापी और दूसरा इन विवो जीन थेरापी। अब इन विट्रो जीन थेरापी जो फर्स्ट वन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोनों के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो नॉर्मल जीन है वो इंसर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जेनेटिक डिजीज के केस के अंदर हमारी बॉडी का कोई ना कोई जीन जो है वो चेंज हो चुका होता है, म्यूटेट हो चुका होता है, एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो डिजीज होती है। अब इन विट्रो जीन थेरापी के अंदर क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के सेल्स आइसोलेट करते हैं, यानी कि बॉडी से सेल्स को निकाला जाता है, सेल से बॉडी से बाहर, जैसा कि बोन मैरो के सेल्स हैं, ठीक है, उनको बॉडी से अलग किया जाता है। फिर उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है कि हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जीन होता है उन इंसर्ट करवाया जाता है सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के सेल्स है या किसी भी ऑर्गन के सेल है, वो मॉडिफाई हो चुके होते हैं, उनको फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो सेल्स जो हैं वो मौजूद हो। देन उन सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है कि हम उन सेल्स को, क्लोन्ड सेल्स को बॉडी के ऑर्गन के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो अब जीन जो है वो एक्सप्रेस करें, वो अपनी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दें और वो डिजीज जो है वो ऐसा ऐसा एलिमिनेट हो जाए। सेकेंड जो मेथड है इन विवो जीन थेरापी, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम बॉडी के सेल्स, बॉडी के ऑर्गन का कोई हिस्सा जो है वो रिमूव नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि जीन की डिलीवरी होती है कहाँ पर, डिजायर्ड एरिया के अंदर, कि जो ऑर्गन, जो बॉडी का पार्ट जो है एबनॉर्मल है, वहां पर हम डायरेक्टली जो है वो उस जीन को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि हम स्प्रे कर देते हैं लाइपोसोम्स के, जिसके अंदर हमारा वेक्टर मौजूद होता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर वहां पे वो क्या करता है कि वो जीन एक्सप्रेस करता है और उस डिजीज को ट्रीट किया जाता है। तो ये दो बेसिक मेथड हैं किसके, जीन थेरापी के। क्लियर है? अब हम देखते हैं डिजीजेस जिनके अंदर हम इन विवो या इन विट्रो जीन थेरापी को यूज कर रहे हैं। पहला जो है हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अब इस डिजीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो बेसिकली थिक म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, कि म्यूकस जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है कि जी CFTR, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसक्रिप्टर जो प्रोटीन है वो डिफेक्टिव होती है। अब उसके डिफेक्टिव होने की वजह क्या है कि CFTR जीन जो है, ठीक है,
कि जी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन जो है वो म्यूटेट हुआ होता है। डेफिनेटली जब ये जीन म्यूटेट होगा तो इससे बनने वाली प्रोटीन या जो प्रोडक्ट होगी वो भी म्यूटेटेड होगी। जब ये प्रोडक्ट म्यूटेटेड होगी तो वो चैनल, ठीक है, जिसमें क्लोराइड आयन या नेगेटिव आयन जैसा कि है, हमने कहा क्लोराइड आयन, उनको बेसिकली वो सेल के अंदर से सेल के बाहर या बाहर से अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस थिक हो जाता है। ठीक है, अब इस थिक म्यूकस की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो काज क्या हुई, वो प्रोटीन, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट ऑफ नेगेटिव आयन स्पेशली क्लोराइड आयंस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम इस केस के अंदर इन विवो जीन थेरेपी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जीन जो है वो उसको बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। कैसे इंसर्ट करते हैं, वायरल वेक्टर के जरिए और लाइपोसोम्स के जरिए। लाइपोसोम बेसिकली लिपिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा वेक्टर है उसको कोट किया जाता है लिपिड के पार्टिकल से, एंड देन उसको हम स्प्रे करते हैं बॉडी के अंदर, और वो जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्रेस करना स्टार्ट होता है, वो चैनल्स होते हैं वो दोबारा बहाल हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस की जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब क्लोराइड आयन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो वो म्यूकस जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, अब ये ऐसी कंडीशन है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। कौन कौन सी सेल, बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो नॉन फंक्शनल है, वो एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, मल्टीप्लाई होता है और वो डिजीज काज कर देता है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने एड्स के केस के अंदर पढ़ा। ठीक है, सिर्फ क्या होता है कि यहां पर हमारी बॉडी के बी सेल्स और टी सेल्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल है। एड्स के अंदर वो वायरस उन सेल्स को मारना शुरू कर देता है, तादाद कम हो जाती है। यहां पर तादाद मौजूद है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो म्यूटेट हो चुके हैं। अब इसकी काज क्या है, एडीए जीन के अंदर म्यूटेशन, एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन जो है वो म्यूटेट हो चुका होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक्स विवो जीन थेरेपी के जरिए जो है वो ट्रीट करते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मल जीन जो एडीए जीन जो है इसको हम रेट्रोवायरस या लेंटीवायरस के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। अब बेसिकली जो लेंटीवायरल वेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जब हम जीन ये इंसर्ट करते हैं तो उसको यूज किया जाता है किसकी ट्रीटमेंट के अंदर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। ठीक है जी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जितने भी बी सेल्स या टी सेल्स होते हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस करते हैं। अब इनको इंसर्ट कहाँ पे किया जाता है, ये जो हमारा वायरस है वो बेसिकली जाके टारगेट करता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, यानी कि हम अपना वेक्टर कहां पर यूज करते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के लिए। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स अब डिवाइड होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। इसको आप आसान लफ्जों में कहें तो ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं बेसिकली ये फादर सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स, टी सेल या ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वो सेल चेंज हो जाएगा तो उससे आने वाली नेक्स्ट प्रोजेनी जितनी भी बनेगी वो सारी की सारी नॉर्मल होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स और टी सेल जो कि नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस किसी किस्म का अगर इन्फेक्शन आता है या किसी किस्म का पैथोजन आता है तो उसको डील किया जा सकता है। ठीक है जी, अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट जो हम डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, ये फेमिलियर क्यों कहलाता है, क्योंकि ये रन करता है फैमिलीज के अंदर। ठीक है, कहाँ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जेनेटिक है।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है जी। अब इसके अंदर होता है क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड जो है, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, लो डेंसिटी लिपिड्स। अब लो डेंसिटी लिपिड को जो है वो हम बैड लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ये कम्युलेट होते हैं और वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर हम इसकी काज देखते हैं तो वो म्यूटेशन होती है कहां पर, लो डेंसिटी लिपिड रिसेप्टर्स के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है जब बाइंड करता है किसके साथ, एलडीएल के साथ, तो वो इस एलडीएल को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस एलडीएल को जब वो सेल के अंदर लेके जाता है तो सेल के अंदर क्या होगा कि आइदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, या फिर उसे रीयूज किया जाता है। कुछ भी हो, अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर एलडीएल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्लियर। अब हम इसकी ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं कि इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो अंडर डेवलप है, अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि इसको हम रेट्रोवायरस के जरिए जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। क्या है कि जो हमारा जीन है, नॉर्मल जीन किसका, एलडीएलआर का, उसको हम अपने रेट्रोवायरस के अंदर इंसर्ट करें और उस रेट्रोवायरस को जो है वो अपने लीवर सेल्स को टारगेट करें। यानी कि वो रेट्रोवायरस क्या करेगा कि हमारे लीवर सेल्स के अंदर एंटर होगा, वहाँ पर वो नॉर्मल जीन जो है उसे डिलीवर करवाएगा, और डिलीवर करवाने के बाद क्या होगा कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, और वो सेल्स क्या करेंगे, ब्लड में से वो कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल जिसको हम कहते हैं बैड लिपिड कहते हैं, ठीक है जी, उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती या स्लो हो जाती है। ठीक है, और ये जेनेटिक है। ठीक है, इसके इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जी डिफेक्टिव या एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करवा लें तो इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। अब इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, इन विवो जीन थेरेपी के जरिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लॉटिंग फैक्टर के जीन्स जो हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, 11, ठीक है, उन जीन को हम एंटर करवा दें अगर लीवर सेल्स के अंदर, तो लीवर सेल क्या करेगा, नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और अल्टीमेटली उस पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है जी, और इससे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट डिजीज है एएलडी, या जिसे हम कहते हैं एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। अब ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो है वो डिजीज है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जीन है जिसे ABCD1 जीन कहा जाता है, ये एबनॉर्मल होता है, डिफेक्टिव होता है, और इसकी वजह से क्या होती है कि माइलन शीथ जो न्यूरॉन की है, जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी इन विवो जीन थेरेपी के ज़रिए की जा सकती है कि अगर हम इस ही जीन को, ABCD जीन जो कि डिफेक्टिव है, एबनॉर्मल है, उसको कहाँ पर इंसर्ट करवा दें, ब्रेन सेल्स के अंदर, तो ब्रेन सेल्स के अंदर जो माइलन शीथ है वो मेंटेन रहेगी, वो सेंथिसाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिजीज़ जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के अंदर
मैंने कोशिश की है कि जी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाया जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस लेक्चर को कंप्लीटली सुनने के बाद अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने राब्ता करना है। किसी भी किस्म का कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।